हेलो दोस्तों। आज है 1 सितंबर का दिन 2024 और आज के दिन हम बात करने वाले हैं रोफारी बायोटेक शेयर के बारे में। तो ये जो शेयर है अभी काफ़ी डाउन है। अगर आप यहाँ देखो तो इसने करीब दिसंबर अक्टूबर 2021 हमने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से ये शेयर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और हम देखे थे बीच में करीब 60% डाउन हो गया था और फिलहाल अभी ये साइडवे चल रहा है। तो देखते हैं क्या इस शेयर में अब यहाँ से बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी है, क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है या फिर अभी और ये लंबा साइडवे करेक्शन करेगा। तो ये जो शेयर है काफ़ी यूट्यूब पे प्रमोट किया गया था आज से लाइक 2-3 साल पहले। अगर आप देखो इसका जब ये वाला फेज चल रहा था, ये जो बुलन चल रहा था, ठीक है, इस टाइम पे इसको काफ़ी प्रमोट किया गया था। तो यहाँ अगर मैं देखूँ आपको तो आप देखोगे कि इधर कई सारे वीडियो बने थे उस टाइम, लाइक रोफारी बायोटेक नेक्स्ट स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक, है ना, रोफारी बायोटेक में लॉटरी लग गई, अगला बनेगा अगला मल्टी बैगर, है ना, 5 साल में माला माल। तो इस कंपनी को उस टाइम पे काफ़ी कवर किया गया था यूट्यूब वगैरह पे कि जब ये इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भाग रही थी जब इसका ये फेज़ था। हालांकि अभी काफ़ी टाइम फिर ऑलमोस्ट इसको 3 साल हो गए हैं और जब ये अपने पुराने ऑल टाइम हाई पे भी नहीं पहुंच पाई है और साइड में चल रही है। तो अब हम इसको अब देखते हैं कि यार अब क्या करना है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि देख किसी भी कंपनी को इस फेज़ में नहीं खरीदते हैं। ये फेज़ खरीदने वाला नहीं होता, ये फेज़ होता है इंजॉय करने वाला। कि आपने नीचे खरीदा, आपने 1-2 साल पेन झेला और उसके बाद वो रैली देता है तो हमें इंजॉय करना होता है। तो इस कंपनी को हम इधर देखते हैं, क्या ये कंपनी को अब यहाँ पे खरीदना बनता है कि क्या ये अब यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो एक बार हम इसके देखते हैं कि यार ये कंपनी डाउन क्यों हुई थी। तो एक बार हम इसका अगर प्रॉफिट देखें तो आप प्रॉफिट देखो तो इसका 2020 में इसका जो प्रॉफिट था 65 करोड़ का था। ठीक है, इसका 65 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद बढ़ के 80 हुआ, फिर 97, 107, देन 131। तो इसका प्रॉफिट तो डाउन नहीं है। आप रेवेन्यू चेक करोगे तो रेवेन्यू भी डाउन नहीं है। एक बार इसका रेवेन्यू चेक करोगे तो आप देखो रेवेन्यू भी डाउन नहीं है, रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इनफैक्ट इन्होंने बीच में 718 करोड़ की सेल्स थी, वहाँ से बढ़ के सीधा 1400 हो गई थी। इन्होंने यहाँ पे अपना एक्सपेंशन किया था जिसका इन्हें फ़ायदा मिला था और इस वजह से उस टाइम शेयर भी अच्छा किया था। अगर इस बीच हम देखें केमिकल सेक्टर में बाकी कंपनीज के साथ में क्या हुआ, तो अगर हम एक बार यहाँ पे एस में चलें, क्योंकि एस जो है वो केमिकल का मार्केट लीडर कंपनी है। अगर आप एशियन पेंट और पीडी लाइट को छोड़ दें, क्योंकि वो कंज्यूमर मतलब पेंट बनाते हैं, वो भी केमिकल ही होता है, बट उसे आप कंज्यूमर सेंट्रिक बोल सकते हो क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। यहाँ पे ये कंपनी बिजनेसेस को सेल करती हैं। तो अगर आप एस का देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट है, लाइक इधर 916 करोड़ था, इधर तो बढ़ा, ठीक है, बट इधर आप देखो तो पिछले 23 से 24 में इधर काफ़ी शार्प डिक्लाइन हुआ, लाइक मोर देन 30-35% का प्रॉफिट इनका डाउन हो गया। अब रेवेन्यू भी देखो तो रेवेन्यू भी इनफैक्ट शायद डाउन हुआ है। अगर हम रेवेन्यू चेक करें तो आप देखो रेवेन्यू भी नीचे गिरा है। तो अगर लीडर का प्रॉफिट घट रहा है, उसका रेवेन्यू डाउन हो रहा है, तो जो छोटी कंपनी होती है उनका तो ऑब्वियस ही गिरना है। बट हाँ, इस कंपनी की अच्छी बात यह है, इस कंपनी का बुरे से वक्त में भी प्रॉफिट घटा नहीं है, प्रॉफिट घटा नहीं और सेल्स भी नहीं डाउन हुआ। जबकि अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी कंपनी केमिकल कंपनी के बारे में जाओगे, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, एस हो, तो मैक्सिमम में आपको मिलेगा उनका प्रॉफिट घटा है या उनका सेल्स भी डाउन हुआ है और पिछले 1-2 सालों से खराब परफॉर्म किया है। बट ये कंपनी की अच्छी बात यह है कि इनका सेल्स और प्रॉफिट इस बुरे समय पे भी नहीं घटा है। तो फिर अगर ये कंपनी अच्छी है तो ये इतनी नीचे क्यों है। बाकी कंपनी लाइक दीपक नाइट्राइट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे वापस आ गया है, बट ये कंपनी अभी भी नीचे क्यों है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसका पी रेशियो में। ये कंपनी कोविड के बाद लिस्ट हुई थी आई थिंक, और उसके बाद से आप देखो तो काफ़ी एक बड़ा रैली आई थी यहाँ पे। तो इसका जो पी रेशियो था, अगर आप इधर चेक करो तो इसका जो पी रेशियो था वो करीब 90 चला गया था। इधर आप देखें, ये 90 का पी रेशियो था और 90 का पी रेशियो जस्टिफाइड नहीं है केमिकल कंपनी के लिए। देख केमिकल कंपनी कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द रॉ रॉ मटेरियल, कि वो कच्चा माल बना रहे हैं किसी और के लिए। और जो भी कंपनी या कोई भी पर्सन अगर रॉ मटेरियल बनाता है तो उसको पी रेशियो अच्छा नहीं मिलता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लीजिए एक किसान है, वो अपना आलू बेचता है, तो वो सबसे कम प्रॉफिट बनाता है। लाइक वो अगर 8 रुपये 10 रुपये में पर केजी आलू बेचता है, तो उससे जो ठेला लगाता है, जो पर्सन सब्जी बेच रहा है, उससे वो खरीद के उसको और महंगा बेचता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है। तो वो 40 रुपये में बेच सकता है। सेम आलू को जब चिप्स कंपनी खरीदती है,
तो जैसे लेज कंपनी है, आप देखो तो लाइक 20 रुपये पैकेट में भी 20 ग्राम होते होंगे, तो वो 500 रुपये केजी में बेच सकती है, क्योंकि उनके पास प्राइजिंग पावर है। तो जो कंज्यूमर कंपनी होती हैं जो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को सेल करती है, उनका पी रेशियो यूजली ज़्यादा होता है। उनके अंदर एक मोट होता है कि वो अपने प्रोडक्ट ओपीएम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट जो कंपनी रॉ मटेरियल बनाती है, उनके पास मोट नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। वो डिपेंड करते हैं मार्केट के अपसाइड एंड डाउन साइड के ऊपर, कि मार्केट में ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होती है। तो इसलिए ये कंपनी बहुत ही वोलेटाइल होती है। इन कंपनी को कभी भी हाई पी पे नहीं खरीदा जाता है, या जब ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हों। इन कंपनी को खरीदने का टाइम होता है जब ये कंपनी नीचे हो। ठीक, कभी भागते हुए इन कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, इधर आप पढ़ सकते हो, कंपनी 2003 में बनी थी। और इनका जो मेन सेगमेंट है, आप इधर देखो तो इस कंपनी की जो एक अच्छी बात यह है कि इनका जो डोमेस्टिक है ना, मतलब इनका प्रोडक्ट बाहर नहीं बेचते ये लोग। 87% इनका डोमेस्टिक इंडिया के अंदर ही बिकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट रेवेन्यू घटा नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो मैक्सिमम जो केमिकल कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती हैं। और अभी जो यूरोपियन कंट्री, जो चाइनीज कंपनीज है, उधर काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो इसलिए वो अपना माल बेच नहीं पा रहे हैं। बट जो कंपनी एक डोमेस्टिकली बेचती है अपना प्रोडक्ट, उनको इतना दिक्कत नहीं है। इसीलिए रोहारी बायोटेक का जो प्रोडक्ट है वो उनका रेवेन्यू इतना नहीं घटा है। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि ये कंपनी रिलेटिवली स्टेबल है। ये कंपनी कोई ऐसा नहीं कि आगे चले कहीं उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घटने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है। अब बुरी बात यह है कि अगर बाहर के देशों में अगर बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, तो उसका फ़ायदा ये नहीं उठा पाएगी। बाकी इन्होंने देखा आपने एक्सपेंशन वगैरह किया है। और इधर देखो तो आपने इन्होंने 3 कंपनी खरीदी है, इन्होंने यूनिट ऑफ केमिकल, क्रिस्टर और रोमैक। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कि ये लोग मतलब प्रोमोटर के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। हाँ यार, अगर ये कंपनी जो एक्वायर कर रहे हैं तो मोस्टली इनका एक विजन होगा जिसको ये फुलफिल करेंगे, कि ये लोग आगे चल के और अच्छा एक्सपेंशन करेंगे, जिससे कंपनी की ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा। अगर इनका प्रोडक्ट ब्रेकअप देखोगे तो ये लोग पहले जो एच पी सी सी जिसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस केमिकल, ठीक है, तो इनमें पहले 77% इनका रेवेन्यू आता था, जो अभी घट के 65% हुआ है। मतलब आप देखो, सोप एंड ये केमिकल कहाँ यूज होता है? सोप एंड डिटर्जेंट में, इंक में, पेंट में। मतलब सोप एंड मतलब काइंड एफ प्रोडक्ट हो गए। तो इसमें देखिए मार्जिन कम होता है। कोई भी जो एफ का प्रोडक्ट होता है उसके लिए आप रॉ मटेरियल बनाओगे तो वहाँ पे आपको मार्जिन कम मिलेगा। बट जो टेक्सटाइल केमिकल है, वहाँ पे मार्जिन है। इसलिए इन्होंने शायद बढ़ाया होगा अपना रेवेन्यू, कि अब इन्होंने टेक्सटाइल में ज़्यादा ये लोग फोकस कर रहे होंगे। आप देखो इनका रेवेन्यू सर 18% से बढ़ के 27% हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि मैं फिर वही बोलता हूँ, केमिकल कंपनी में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कौन सी कंपनी क्या बनाती है क्या नहीं बनाती, क्योंकि जब तक इनके पास कोई लाइक नीश प्रोडक्ट ना हो, जैसे वो कोई ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हो, कोई ऐसा केमिकल बनाती हो जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन रोका जा सके, या कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो, मतलब कोई ऐसा जो दुनिया में कोई और कंपनी ना बना रही हो, या फिर बहुत रेयर है उसको बनाना, ठीक है, तब तक हमें बहुत नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी केमिकल कंपनी क्या बनाती है। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दे आर जस्ट द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते वो लोग। एक बार में इनके बैलेंस शीट पर अगर हम चलें, अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो ये जो कंपनी के रिजर्व हैं, तो रिजर्व जो है कंटिन्यूसली बढ़े हैं। 119 करोड़ का रिजर्व था। रिजर्व मतलब कंपनी का अपना खुद का पैसा आज ये 1000 करोड़ से ऊपर का है। कंपनी जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स भी थोड़ी सी बढ़ी है। अब इधर तो 2021 में इनके पास 0 करोड़ की बोरोइंग थी, मतलब लोन कर्जा बिल्कुल भी नहीं था। बट अभी वो 0 से बढ़ के 8 हुआ, फिर 8 से 74, अभी यहाँ से बढ़ के 120 करोड़। तो कंपनी ने कर्जा लिया है। तो कर्जा देखिए अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। अगर कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए कर्जा ले रही है तो अच्छी बात है। और कर्जा इसलिए ले रही है क्योंकि वो पहले से बुरे कंडीशन में है, और उस बुरे कंडीशन से बचने के लिए वो कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो एक बुरी सिचुएशन होती है। इस केस में ऐसा नहीं है, कंपनी का रिजर्व अच्छे खासे पड़े हुए हैं, कंपनी एक्सपेंशन भी की है। आप इधर इनके अगर आप फिक्स्ड एसेट देखोगे, तो अब इधर देखो, एक टाइम पे इनके 181 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे, इसी उन्होंने सीधा बढ़ा के 607 करोड़ किया था। इसीलिए अगर आपने देखोगे तो इनका रेवेन्यू में एक साफ जंप भी आया था। जैसे इधर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू जैसे कि यहाँ पे 718 करोड़ का था, यहाँ से सीधा बढ़ के डबल हो गया था। तो इन्होंने एक्सपेंशन किया जिसका इन्होंने फ़ायदा मिला। और अभी रिसेंट टाइम में इनका आप अगर फिक्स्ड एसेट्स देखोगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा घटा है। तो आप बोलो यार फिक्स्ड एसेट कैसे घट सकता है?
फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कंपनी के पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इनका मतलब ये होता है। तो इन्होंने कुछ सेल किया होगा। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या सेल किया है। तो यहाँ आप देखो इनका लैंड जो था 55 करोड़ का था और 53 करोड़ का। तो उन्होंने लैंड होगा, उन्होंने कुछ बेचा होगा। बट अदरवाइज बिल्डिंग में तो बड़ा ही है, प्लांट एंड मशीनरी बड़ी है। तो मतलब कोई सिग्निफिकेंट चीज़ तो नहीं सेल किया है। मतलब प्लांट एंड जो मशीनरी है वो इंटैक्ट है। तो ये अच्छी बात है। और अभी भी इन्वेस्टमेंट इनका चल रहा है। इधर अगर आप CWIP देखोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो अभी ये 47 करोड़ का एक्सपेंशन अभी और कर रहे हैं। और प्लस हमने देखा था कि इन्होंने कंपनी भी एक्वायर की थी। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी जो है ग्रोथ पे फोकस कर रही है। तो ये कंपनी अगर ओवरऑल बोलें तो ये कंपनी क्या अच्छी कंपनी है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कोई बहुत तूफ़ानी कंपनी नहीं है, कोई बहुत अच्छी भी कंपनी नहीं है। हाँ ठीक है, डिसेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। बट बहुत लाइक एकदम आपको अपना घर-बार बेच के इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, वैसी भी कंपनी नहीं है। अगर एक बार इनका प्रॉब्लम की बात करें, तो आप इधर देख सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस एक बार रेशियोज़ चेक करते हैं इनका। आप डेटर दे देखो तो ये बढ़ा है, ठीक है? मतलब इधर 78 था, सॉरी, छोड़ते हैं इसको। आप यहाँ देख पा रहे हो जो डेटा है वो 78 से 85 का है। मतलब कि कंपनी को जो पैसा मिल रहा है उसमें देर हो रही है। कंपनी ने अपने माल को बेच दिया किसी और को, ठीक है? और वो उसको पैसा रिटर्न कर रहा है ज़्यादा दिन पे। मतलब कि लेट से कंपनी ने अपना केमिकल एक टेक्सटाइल कंपनी को बेचा, फिर टेक्सटाइल कंपनी जो है वो उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया उसने, और उसको बेचने में दिक्कत हो रही है, उसको पैसा लेट में मिल रहा है, उसका पैसा लेट में मिल रहा है, तो इनको वापस भी पैसा लेट में कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव कंडीशन है। हालांकि ये दिखाता है कि प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं है, एक्चुअली जिस कंपनी की सप्लाई कर रही है दिक्कत वहाँ पे आ रही है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन शो करता है इंडिया की। इन्वेंट्री दे देखो तो ये भी बढ़ रहा है, 59 से 80 हो गया है। मतलब कि पहले इन्होंने जब माल बनाया उसको हमने इन्वेंट्री में रखा, उसको बेचने में इनको 59 डेज लगते थे, बट आज इसको बेचने में 80 डे लग रहे हैं। मतलब इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, कंपनी अपने माल को सेल नहीं कर पा रही उतने अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, बट ये दिक्कतें मुझे लगता है टेम्परेरी हैं। अब यहाँ से शायद ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो। अगर प्रमोटर की बात करोगे तो प्रमोटर का इंटैक्ट स्टेक ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। FII ने थोड़ा सा सेल किया है। आप DII की देखो तो इन्होंने भी सेल किया है। पब्लिक ने खरीदा है। तो पब्लिक खरीदना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं मानी जाती है। तो हम इस कंपनी को ओके ओके कंपनी हम बोल सकते हैं। बट हाँ, अभी जो इसका शेयर प्राइस है, एक बार हम इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं। इधर हम टेक्निकल एनालिसिस इसका देखते हैं कंपनी का। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है इसे खुलने में। इंटरनेट तो है। 1 मिनट। एक्चुअली मैंने इसको एक वीडियो बनाया था समझाने के लिए, मैंने काफ़ी सारे इंडिकेटर डाल दिए थे। ये डिलीट कैसे होगा? हाँ ठीक है। अब इसको देखें अगर यहाँ पे, तो ये कंपनी ऊपर से काफ़ी नीचे थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने इतना गिरने के बाद यहाँ पे एक लाइक नीचे से यहाँ से एक बाउंस बैक आया था, फिर ये नीचे आया, फिर इधर से ब्रेकआउट दिया है। बट ये ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इधर आप देखो नीचे वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। तो अगर ये एक कंपनी एक बार अगर यहाँ से ऊपर चली जाए, लाइक 1054, इसके ऊपर निकल जाए अगर ये, तो यहाँ से एक ये कप बनेगा, और यहाँ से मोस्टली सेलिंग आएगी, तो फिर ये नीचे आएगा, और यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट दे, तो वहाँ पे हम थोड़ा श्योर हो सकते हैं अब यहाँ से कंपनी का रिवर्सल हो सकता है, या फिर एक यहाँ अच्छा वॉल्यूम बने। तो हम बोल सकते हैं हाँ यहाँ से कंपनी की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाए। हाँ, आप कंपनी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप अभी भी यहाँ पे खरीद सकते हो, क्योंकि अब ये कंपनी पहले से अच्छी है। मतलब कि यहाँ पे इस जोन में खरीदने से अच्छा है कि आप कंपनी को नीचे खरीदो। तो उस हिसाब से अच्छी है कि जो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है उस प्राइस के हिसाब से अब कंपनी अच्छी हो चुकी है।
तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग देख सकते हो, आप और स्टडी कर सकते हो। बट हाँ, कंपनी अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत बेकार होगी अब, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत नीचे है, तो यहाँ से अब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। फिर भी एक अगर नीचे यहाँ से जा सकती तो आई थिंक 650 तक का लेवल है जहाँ पे और नीचे जा सकती है। बट इसके नीचे जाना तो चांसेस कम है, स्टॉक मार्केट कुछ भी हो सकता है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी कम है। बट अगर आप सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पे आप 1054 जो ऊपर निकल जाए आप वहाँ पे देख सकते हो। और आप टाइम देख सकते हो, आपको कंपनी पसंद है तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक SIP के मोड में, क्या थोड़ा इधर इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम बाद नेक्स्ट मंथ और था नीचे आया थोड़ा और इन्वेस्ट कर दिया, आप उस हिसाब से देख सकते हो। और तो यहीं तक रखते हैं, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अपना कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो भी दे सकते हो। थैंक यू।